गोपीपुर गांव में ममता अपनी बेटी संध्या के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। ममता का पति बेटी जनने के कारण उसे कई साल पहले ही छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद ममता ने संध्या का पालन पोषण अकेले किया। वो दोनों माँ बेटी दिन रात खेत में काम करके सुंदर सुंदर फूलों की खेती करते थे और फिर उन फूलों को बाजार में बेचकर पैसे कमाए करते थे, जिससे उनके घर का थोड़ा बहुत गुजारा चल जाया करता था। वो दोनों अपने इस छोटे से काम से कमाई करके भी खुश थे, लेकिन उनकी पड़ोसन कामिनी से उनकी ये खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी, क्योंकि कामिनी भी अपने पति किशोर के साथ फूलों की खेती करती थी, लेकिन वो अपने मुरझाए हुए फूलों को भी काफी महंगे में बेचती थी, जिससे उनके पास ग्राहक कम आते थे। एक रोज ममता बाजार से फूल बेचकर घर आई तो संध्या अपनी माँ के लिए पानी लेकर आई। माँ, ये लो पानी पियो। मेरी बच्ची मेरा कितना ख्याल रखती है। मैं जानती हूँ माँ, आप अकेले इतना काम करके थक जाती हैं, इसीलिए तो कहती हूँ आप फूल बेचने बाजार जाती हो तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाया करो, ताकि मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर दिया करूँ। नहीं मेरी बच्ची, तू अभी भी मेरी कितनी मदद करती है खेतों में, यही मेरे लिए काफी है, और अभी से मैं तुझ पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती। अच्छा संध्या, आज फूल बेचकर अच्छी कमाई हुई है, ये लो आज की कमाई, इसे भी संभाल कर बक्से में रख दो। आने वाले बुरे वक्त में ये हमारे काम आएंगे। लेकिन उनकी पड़ोसन कामिनी, जो अक्सर उनके घर पर नजर गड़ाए बैठी रहती थी, उसने खिड़की से उन दोनों को बातें करते हुए सुन लिया। गुस्से में वो घर आई। उसकी शक्ल देख उसके पति ने कहा, क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतने गुस्से में हो? मुझे तो लगता है पैसे कमा कमा कर ये दोनों माँ बेटी एक दिन बड़ा सा घर ले लेंगी और हम यहीं इस कच्चे मकान में रह जाएंगे। जानते हो हमारे खेत उनके खेत से कितना बड़ा है, और उसके खेत के मुकाबले हमारे खेत में कई तरह के फूल भी उगते हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को उनके फूल ही पसंद आते हैं। हमारे फूल तो इतने बिकते ही नहीं। वो इसलिए भाग्यवान क्योंकि कामिनी हमारी तरह खेतों में दवाई नहीं डालती, बल्कि दिन रात मेहनत करके फूल उगाती है। और पता है ना, उसके फूलों से कितनी अच्छी खुशबू भी आती है। उसके फूलों की खुशबू तो पूरे बाजार में महकती है। अब बस भी करो उसके गुणगान करना और ये सोचे कि हम उसे सबक कैसे सिखाएं। ममता और संध्या जितनी मेहनत से पैसे कमाते थे, उतना ही उनके पड़ोसी उनसे जलते थे। शाम को जब ममता के घर जाने का समय होता है तो उसके सारे फूल बिक गए होते, लेकिन कामिनी के फूलों की बिक्री तो आधी भी नहीं हुई होती। वो भी बाजार में खड़े हुए थे और ममता के सारे फूल बिकने की वजह से किशोर और कामिनी उससे जल भुन जाते हैं। ऐसे तो ये औरत हमारा धंधा बंद करवा कर रहेगी। लगता है अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा जी, लेकिन हम करेंगे क्या? मेरे पास एक तरकीब है। तुम्हें याद है, मैं पिछले हफ्ते शहर गया था तो वहां मुझे मेरा दोस्त राजू मिला था, जो कि एक दवाई की कंपनी में काम करता है। वहां से मैं एक दवाई लेकर आया था। कैसी दवाई? फिर किशोर उसे उस दवाई के बारे में बताता है। आधी रात को वो दोनों पति पत्नी ममता के खेतों में जाते हैं और उसके सभी फूलों पर एक जहरीली दवाई छिड़क देते हैं, जिसकी वजह से ममता के खेतों में उग रहे सभी फूल मुरझा जाते हैं और पूरी तरह काले पड़ जाते हैं। प्लान कामयाब रहा। अब आएगा मजा। अगली सुबह जब ममता अपने खेत में आती है तो वहाँ का नजारा देख हैरान रह जाती है। हे भगवान, ये हमारे फूलों को क्या हो गया? हमने तो इनकी कितनी देखभाल की थी, लेकिन ये रातों रात आखिर इन फूलों को क्या हो गया? ये अचानक क्यों काले क्यों पड़ गए? अब हमारा क्या होगा? हे भगवान, हम बर्बाद हो गए। ममता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। संध्या उसे हौसला देते हुए कहती है, माँ संभालो अपने आप को, आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर देंगे। आप ही कहते हो ना कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब वो दोनों फिर से वो फूल उखाड़ कर उसकी जगह नए फूलों की खेती करते हैं, लेकिन उन लोगों की इतनी मेहनत करने के बाद भी उनके खेतों में कोई फूल नहीं उगते और ऐसे ही कई महीने और बीत जाते हैं। बेटी, मुझे लगता है अब हमारा ये खेत बंजर हो चुका है। तभी तो इतने महीने बीत गए, लेकिन अभी तक इस खेत में कोई घास तक नहीं उग रही। यही सोच सोच कर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं। उधर अब किशोर और कामिनी अच्छी कमाई करने लगते हैं। अब लोगों को ना चाहकर भी उनके फूल खरीदने पड़ रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब दोनों माँ बेटी अपने खेत में मायूस होकर बैठी होती हैं, तभी कामिनी वहाँ आती है। हाय, सुनकर बड़ा दुख हुआ ममता बहन, लेकिन अब तुम ही बताओ, अब तुम इस बंजर जमीन का क्या ही करोगी? अब तो तुम्हारी ये बंजर जमीन कोई खरीदेगा भी नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? हमने कब कहा कि हमें अपना खेत बेचना है? अरे गुस्सा क्यों होती हो? मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, नहीं तो मुझे क्या। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है
अब वो जैसे तैसे अपनी बचत से गुजारा चला रहे थे, लेकिन कुछ समय बाद उनके पास वो पैसे भी खत्म हो जाते हैं। अब तो ऐसा समय आ जाता है कि उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता। उधर किशोर और कामिनी अब खूब कमाई करके पैसे उड़ा रहे थे, जिससे अब उन दोनों में काफी घमंड भी आ गया था और अब वो सब गांव वालों पर अपना रौब जमाने लगे। एक रोज उन्होंने सबको दावत पर बुलाने का विचार किया ताकि गांव में सबको पता चल सके कि उनके पास कितने पैसे हैं। साथ ही कामिनी ममता को नीचा भी दिखाना चाहती थी। इतनी बड़ी दावत करूंगी कि सब गांव वाले देखते रह जाएंगे और उस ममता को तो अब पता चलेगा कि वो कहाँ है और मैं कहाँ। 2 दिन बाद सभी गांव वाले उसके यहाँ दावत पर आते हैं, जिसमें ममता भी अपनी बेटी संध्या के साथ आती है। तुम दोनों माँ बेटी पेट भरकर खाना खा लो, फिर पता नहीं कब तुम्हें ऐसी दावत नसीब हो। और नहीं तो क्या, और कोई हमारी तरह दरिया दिल इंसान नहीं है इस पूरे गांव में। दोनों पति पत्नी के अंदर घमंड अच्छे से भर चुका था। तभी वहाँ एक बूढ़ी भिखारिन उसके दरवाजे पर आती है। बेटी, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओफो, अब ये भिखारिन कहाँ से आ गई? चल यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं है। तुझ जैसी भिखारिनों के लिए हमने यहाँ भंडारा नहीं रखा है। चल अब जा यहाँ से। वो उस भिखारिन को धक्का दे देती है और वो नीचे गिर जाती है। ममता ये सब देख लेती है। वो अपनी थाली लेकर आती है और उस भिखारिन को दे देती है। वो बूढ़ी औरत झट से वो खाना खाती है और खाना खाते ही एक परी के रूप में बदल जाती है। ये देख संध्या और ममता हैरान रह जाते हैं। घबराओ नहीं, मैं एक परी हूँ और आज धरती लोक पर तुम सबकी परीक्षा लेने आई थी। मैं हर 3 साल में परी लोक से यहाँ आती हूँ, यहाँ के प्राणियों की परीक्षा लेने, और जो भी मुझे नेक दिल इंसान मिलता है मैं उसकी मदद करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम अपने फूलों के खेत के बंजर हो जाने से काफी दुखी हो, लेकिन अब तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये लो ममता, ये जादुई फूलों के बीज है, तुम इन्हें अपने खेत में बो देना, फिर देखना चमत्कार। इतना कहकर वो परी गायब हो जाती है। फिर अपने खेत पर जाकर दोनों माँ बेटी वो बीज डाल देती हैं। अगली सुबह जब वो खेत में आती है तो वो बीज देखकर हैरान रह जाती है। उनका खेत पूरी तरह से जादुई फूलों से भर चुका था, जिसमें तरह तरह के जादुई खूबसूरत रंग बिरंगे फूल लगे हुए थे और उनमें से बेहद ही सुगंधित कमाल की खुशबू आ रही थी। तभी उन जादुई फूलों से एक आवाज आती है। सुनो ममता, अब तुम जितने चाहे फूल तोड़ सकती हो। आज के बाद ये जादुई फूल कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही कभी मुरझाएंगे। और अगर तुम दोनों के अलावा अब कोई इस खेत की तरफ देखेगा भी तो उसको ये जादुई फूल जोर का बिजली का झटका देंगे। खासकर तुम्हारे वो पड़ोसी किशोर और कामिनी, जिन्होंने तुम्हारे खेत में पहले भी एक जहरीली दवाई का छिड़काव किया था, जिसके कारण ये खेत बंजर हो गया था। क्या ये सब उन दोनों ने? हाँ, लेकिन अब तुम चिंता मत करो। जादुई फूलों की बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश हुए। उस दिन के बाद से उन दोनों के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। उनकी कमाई पहले से 4 गुना बढ़ जाती है, इससे वो काफी अमीर बन जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किशोर और कामिनी का काम अब पूरी तरह से ठप पड़ जाता है और उनके सभी पैसे भी खत्म हो जाते हैं, जिससे अब उनके भूखे रहने तक की नौबत आ जाती है। रोशन अपने गांव के मुखिया के घर माली का काम करता था और उसकी पत्नी रजनी घर में रहकर सिलाई का काम करती थी। वो गांव के लोगों के कपड़े सिलती थी। दोनों पति पत्नी दिन रात मेहनत करते थे ताकि वो अपनी गृहस्थी की गाड़ी को सही से चला सके। उनके परिवार में उनकी 6 साल की बेटी रेनू और बूढ़ी बीमार माँ साथ में रहती थी। एक रोज रोशन मुखिया की हवेली से काम करके लौटता है तो रजनी उसके लिए सत्तू लेकर आती है। ये लीजिए जी, सत्तू पी लीजिए, धूप में काम करके थक चुके होंगे ना। रजनी, हम गरीबों के लिए गर्मी सर्दी बरसात कोई भी मौसम सही नहीं होता। गरीबों को तो हर मौसम में मार झेलनी ही पड़ती है। सही कहा जी। अच्छा, मैं बाजार जा रही हूँ, आज सिलाई से कुछ पैसे मिले थे, उनसे माँ जी की दवाइयाँ ले आती हूँ। रोशन को बागवानी का बड़ा शौक था। वो सेठ जी के यहाँ जो तरह तरह के फूल लगे थे उनके कुछ बीज अपनी क्यारी में लाकर बो देता है और रोज उनमें पानी देता है। कुछ दिन बाद उसकी क्यारी में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह बाबा, इन फूलों से तो कितनी अच्छी महक आ रही है और ये दिखने में भी कितने सुंदर हैं। हाँ रेनू, इन फूलों में तेरे बाबा की मेहनत जो लगी हुई है। माँ, कल रानो दीदी की शादी में हम सब जा रहे हैं ना, तो मैं वहाँ क्या कपड़े पहन कर जाऊँ? बेटी, बक्से में तेरी जो फ्रॉक रखी है तू उसे पहन जा।
नहीं माँ, हर शादी में मैं वही पहन कर जाती हूँ। पिछले 3 साल से मैं हर दिवाली, शादी और यहाँ तक कि अपने और अपनी सहेलियों के जन्मदिन में भी उसे ही पहनती हूँ। अब मुझे नए कपड़े दिलवाओ, मैं उसे पहन कर नहीं जाऊंगी। रजनी ये सुनकर दुखी हो जाती है। बहू, वो इतना कह रही है तो उसे नए कपड़े दिलवा देना। माँ जी, नए कपड़ों के लिए पैसे नहीं है। जो पैसे थे उनसे घर का राशन और आपकी दवाइयाँ आ गई। तो फिर ठीक है माँ, मैं भी शादी में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। रेनू रोते हुए वहां से चली जाती है। रजनी को अपनी बेटी का टूटा दिल देखकर दया आ जाती है। फिर वो अपना एक पुराना भारी दुपट्टा निकालती है जो कि एकदम फीके रंग का होता है। ये दुपट्टा तो बहुत फीके रंग का है, अब इसमें ऐसा क्या करूँ कि ये रंग भरा हो जाए। रजनी की नजर अपने बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों पर जाती है। वो उन फूलों को तोड़ती है और उस दुपट्टे पर सिलाई करने बैठ जाती है। उस फीके दुपट्टे को काटकर वो उसकी चोली और लहंगा बना देती है। फिर वो तरह तरह के रंगीन फूल लगाकर उनसे बहुत ही सुंदर लहंगा बना देती है और दरवाजे की दहलीज पर बैठी हुई रेनू के पास लेकर जाती है। देख रेनू, तेरी माँ ने तेरे लिए क्या बनाया है? तेरे लिए नया फूलों का लहंगा। ये तो बहुत ही सुंदर है माँ, और इन फूलों से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये तो मुझे बहुत पसंद है। रेनू अगले दिन शादी में वही लहंगा पहनकर जाती है। उसका लहंगा देख सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह रेनू, तेरा लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये तो दुल्हन के लहंगे से भी अच्छा है। सच में, मुझे भी अपने लिए ऐसा ही लहंगा लेना है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा? ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए सिला है। क्या सच में? रजनी, ये फूलों वाला लहंगा तुमने बनाया है? कुछ दिनों में इसकी मौसी की शादी है। मैं चाहती हूँ तुम उसकी शादी के लिए ऐसा ही एक ब्राइडल लहंगा तैयार करो और एक मेरी बेटी के लिए भी ऐसा ही लहंगा बनाओ। जितने पैसे लगेंगे मुझे बता देना। फिलहाल ये रखो एडवांस। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी उस शादी में रेनू के लहंगे की बहुत तारीफ करते हैं। शादी में ही रजनी को ढेरों ऑर्डर मिल जाते हैं। ये देख रजनी और रोशन बहुत खुश होते हैं। रजनी उन एडवांस मिले पैसों से बाजार से कुछ कपड़ा खरीद कर लाती है। फिर उनमें अपने बगीचे के फूलों से सिलाई करती है और ब्राइडल वाले लहंगे पर लाल गुलाबों के फूल से सिलाई करती है। ये लीजिए जी, सभी 80 ऑर्डर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इन्हें ग्राहकों के घर पहुंचा दीजिए। अब हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम माँ जी का इलाज अच्छी जगह करवाएंगे और अपनी रेनू के लिए नए नए कपड़े खरीद सकेंगे। सही कहा रजनी, अब हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। अब रजनी के बनाए हुए फूलों वाले लहंगे को हर कोई, दुल्हन हो या रिश्तेदार, शादी और पार्टियों में पहनना चाहते थे। अब तो उसे शहरों से भी कई ऑर्डर आने लगे। देखते ही देखते उसकी खूब कमाई होने लगी। रोशन ने भी मुखिया का काम छोड़ दिया। अब वो खुद के फूलों के बगीचे में नए नए फूल उगाता, जिससे रजनी लहंगे बनाती। कुछ सालों में ही उन्होंने गांव में ही बड़ा सा शोरूम खोल लिया, जहां शहरों से और दूसरे राज्यों से लोग उसके लहंगे खरीदने आते हैं। अब उनकी सारी परेशानियां खत्म हो चुकी थी और वो काफी अमीर हो गए।